नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि कल की तरह आज भी प्रश्न बहुत ही हार्ड हैं और कल तो आप लोगों का स्कोर 13 प्लस भी नहीं पहुंच पाया था, कुछ लोगों का तो 10 तक भी नहीं पहुंच पाया था। तो याद रखिएगा आज का भी वही टारगेट रहेगा आप लोगों का 13 प्लस, और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। लास्ट में बता दीजिएगा कि आप लोगों का 13 प्लस हुआ है या नहीं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्या करिए शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। लेकिन बता दें कि सभी प्रश्नों को एकदम अच्छे से करेंगे और प्रश्न जितने भी हैं तर्क के आधार पे हैं, याद रखिएगा तर्क के आधार पे हैं। और आप लोगों को पता है सी टेट में क्या होता है, तर्क आधारित प्रश्न होता है। प्रेजेंट ऑफ माइंड भी उसमें लगाना पड़ता है कि कौन सा सही होगा अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला यह करा कि सीखने आकलन आकलन और अनुदेशन के बीच के यहाँ पे दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। देखिए क्या प्रभावित करता है, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे रिक्त स्थान भरना तो आप कुछ मत करिए, पहले देखिए क्या बैठ रहा है वहाँ पे। देखिए सीखने पहले रखते हैं, सीखने के लिए यहाँ पे आकलन, यहाँ पे देखिए सीखने के लिए आकलन तो हमारा राइट आंसर सभी लोगों को पता है कि सीखने के लिए आकलन होता है, न कि सीखने का आकलन होता है। कि इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको उसे सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला तो हमारा सही है। यहाँ पे करा है अनुदेशन के बीच दृढ़ीकरण। अनुदेशन का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है जिससे आप संबंध, यानी देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहला ही होगा। यहाँ पे देखिए अंतर नहीं होता है, एक शिक्षक और पाठ्यक्रम और छात्र में क्या होता है, संबंध होता है। याद रखिएगा शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम इन तीनों में क्या होता है, सहसंबंध होता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। अंतर नहीं होता है, देखिए सीखने का आकलन नहीं होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। तो तीसरा हमारा गलत हो गया, अगर का दिया है तो चौथा भी हमारा गलत होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान सिवाय, देखिए सिवाय का मतलब ये है कि केवल एक को छोड़ के सभी हो सकते हैं। तो देखिए पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, देखिए यहाँ पे आकलन की बात क्या है, तो आकलन के दौरान क्या होता है, बालक की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। उनका आकलन किया जा रहा है कि बालक की समस्या क्या है और किस प्रकार से वो सीखना चाहते हैं। तो आवश्यकताएं यहाँ पे देखिए शिक्षक से संबंधित होगा। तो सीखने के दौरान क्या करता है, बालक त्रुटियां भी करता है। याद रखिएगा सीखने के दौरान क्या करता है, बालक त्रुटि करता है सीखने के दौरान, और त्रुटियों करने के बाद ही सीखता है। और दूसरा देखिए हमारा ये करा है तीसरा कि विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, यहाँ पे देखिए अधिगम, यहाँ पे शैलियाँ होगी, अधिगम शैलियों की विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बालक जो होता है किस प्रकार से रुचि ले रहा है उसे हमें देखना होगा उसके स्तर के अनुसार। और क्षमता, बालक की क्षमता क्या है, यानी एक दिन में आप उतने ही विषय को पढ़ा सकते हैं जितना बालक सीख सके। और क्या है कि आप कक्षा 1 के बालक पढ़ा रहे हैं, 2 के पढ़ा रहे हैं, 3 को बालक को पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनके स्तर के अनुसार उनके क्षमता के अनुसार पढ़ाना होगा। कि आप कक्षा 2, 3 और 1 के बालक है तो 5 के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी क्षमताओं का भी ज्ञान रखना होता है आपको। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए क्योंकि सीखने के दौरान बालक त्रुटि भी करता है, उसकी शैलियाँ क्या है, अधिगम अधिगम शैलियाँ क्या है, सीखने का तात्पर्य वो किस प्रकार से सीखता है। और यहाँ पे देखिए बात कर रहा है उसकी क्षमता क्या है, उसके स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे आवश्यकता की बात किया है तो यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा हमारा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार, देखिए तार्किक का मतलब ये है, तार्किक का मतलब ये है कि सोच, ठीक है, सोच पे निर्भर करता है बालक के किस प्रकार से सोच रखता है बालक। तो यहाँ पे बात क्या है तार्किक आधार की, तो पहला करा है कि सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन, दूसरा करा है अक्रम की अवसरों का अधिक अधिमीकरण कर रहा है, और यहाँ पे तीसरा करा है मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति की बात कर रहा है, और चौथा करा है शिक्षकों पर बोझ बढ़ाना। देखिए क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये किस किन प्रकार से आप बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं, इनकी उनकी सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, सीखने के एक से अधिक अवसरों पक्षों का आकलन करना कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है, उसकी रुचि क्या है, उसके किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, छात्र केंद्रित होता है,
यहाँ पे करा कि परीक्षा आधारित होता है, निष्पादन आधारित होता है। देखिए परीक्षा आधारित में क्या होता है, छात्र ही संबंधित होता है, लेकिन यहाँ पे मूल्यांकन की बात किया है, सतत मूल्यांकन की बात किया है। देखिए जो व्यापक मूल्यांकन होता है, ये सतत मूल्यांकन का तात्पर्य ये है कि पढ़ाते समय ही आप बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं, और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, पढ़ाने के बाद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मूल्यांकन की बात किया है, ये आधारित पूछा है। ठीक है, किससे है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे शिक्षक से तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षक ही छात्र का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, तो क्योंकि विद्यालय यहाँ पे विद्यार्थी का ही क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कितना बालक सीखा है और कितना उसकी अभी कितना कठिनाई है और किस कठिनाई को दूर करना है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न पे देख लेते हैं, 5वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए 5वां प्रश्न ये करा है कि विद्यालय, यहाँ पे करा विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है, आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। देखिए विद्यालय आधारित की बात किया है, तो विद्यालय आधारित जो सिद्धांत है किस रूप किस सिद्धांत पर आधारित होता है मुख्य रूप से। तो पहला करा है कि अक्रम बहुत किफायती। देखिए यहाँ पे अक्रम नहीं है, अधिगम है। ठीक है, अधिगम होगा, अधिगम बहुत किफ़ायती होना चाहिए। देखिए जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ही किफ़ायती होना चाहिए। और दूसरा करा है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानता है। और यहाँ पे तीसरा करा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को यहाँ पे अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए। और यहाँ पे करा है तीसरा, चौथा करा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए 5वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बाह्य परीक्षकों, यहाँ पे देखिए बाह्य परीक्षकों का तात्पर्य ये है कि बाहर के जो लोग हैं वो विद्यार्थियों के बारे में उतना नहीं जानते जितना कि शिक्षक जानता है अपने विद्यार्थियों के बारे में। क्योंकि वो 6 से 8 घंटे क्या करता है, यहाँ पे विद्यालय में क्या होता है, बालक शिक्षक के समग्र यानी रहता है, उनके समक्ष उपस्थित रहता है। तो बालक की गतिविधियों को शिक्षक बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, न कि बाह्य यहाँ पे बाह्य परीक्षक, यानी जो परिवेश में उनके दोस्त हैं, यानी बाहरी दोस्त जो हैं, उनके घर वाले नहीं जानते जितना कि बालक को शिक्षक जानता है कि कितने अच्छे से वो सीख रहा है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए किसी भी कीमत पर अच्छे ग्रेड मिलनी चाहिए। देखिए ये हमारा गलत है, ये यहाँ ग्रेड मिलने नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे होना चाहिए कि बालक अच्छे से अच्छे अधिगम को यहाँ पे क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और यहाँ पे देखिए निकायों, परीक्षा की निकायों में क्या करना है, अपेक्षा के ज़्यादा सक्षम, यानी परीक्षा पे आधारित उनको नहीं बनाना है, उनको इस प्रकार से पढ़ाना है कि बालक क्या करता है, सभी विषयों में रुचि ले सके। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न पे देख लेते हैं छठा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए छठा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए, यहाँ पे कराए लिए के प्रति सचेत रहना, किसके प्रति सचेत रहना चाहिए शिक्षक को कि बालक अच्छे से सीख सके, और क्या नहीं करना चाहिए शिक्षक को ये सचेत होना चाहिए। पहला करा है कि अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, दूसरा करा है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षक और सह शैक्षिक क्षेत्रों से में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, और चौथा करा है कि प्रतिपुष्ट यानी यहाँ पे फीडबैक की बात किया है, उन्हें देने के लिए तकनीकी, देखिए फीडबैक देने के लिए आपको तकनीकी भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप बालक को केवल शाबाशी दे सकते हैं, उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं, तभी फीडबैक हो सकता है। ठीक है, क्या उनकी कठिनाई है उसको दूर किया जा सकता है, ये भी फीडबैक हो सकता है। तकनीकी की क्या जरूरत है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सीधे सीधे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए बुद्धिमान और औसत बालकों में अगर आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, उपाधि करेंगे, ठीक है, तो बालकों में रोष उत्पन्न होगा। क्या होगा, रोष उत्पन्न होगा। इसमें बालक में क्या होता है, बंटवारा, ठीक हो, तो बंटवारा हो जाएगा। उसमें क्या होता है, अलगाव हो जाता है बालकों में कि अरे इनको तो सर मानते हैं, हमको नहीं मानते हैं, इसी को सब कुछ आता है। उसमें क्या होता है, बालक में रोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। देखिए अगर आप लोग पहले पे हैं कि विद्यार्थी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, देखिए ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, तुलना कर सकते हैं। किस प्रकार पे तुलना, कई प्रकार की हो सकती हैं। तुलना का मतलब ये है कि आप अपने तक सीमित रख सकते हैं कि कौन बालक पढ़ने में सही है, कौन नहीं सही है, ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उपाधि देने की बात किया है कि अरे विद्यालय में हर बार कि तुम पढ़ने में सही नहीं हो, तुम सही हो, तो क्या होता है, बालक जो होते हैं उनमें रोष उत्पन्न, रुचि नहीं लेते हैं, कहते हैं अगर वही सीखने में तो उन्हीं को सिखाए, हम नहीं सीखेंगे। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ, पहले पे मत जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है।
सॉरी, देखिए 7वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है। देखिए सतत और सतत मीन्स होता है लगातार, लेकिन व्यापक मूल्यांकन व्यापक का तात्पर्य पूछा है। सतत मीन्स होता है लगातार, सभी लोगों को पता है, और व्यापक होता है सतत मूल्यांकन के बाद जब आप पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उस पर आधारित आप प्रश्न पूछें, वही व्यापक मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे पूछा है व्यापक मूल्यांकन होता है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं क्या होता है। देखिए 7वें का ये कहा है हमारा कि एक एक बार की कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। देखिए निरंतर मूल्यांकन करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए सतत के साथ चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि सतत मूल्यांकन का जो अर्थ होता है लगातार करते रहना। तो यहाँ पे देखिए कार्यक्रम के बदले निरंतर, निरंतर भी होता है लगातार, यानी चलते रहे, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है। अब देखिए दूसरा ये करा है कि छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का मूल्यांकन। देखिए किसी एक पक्षों का मतलब आप पाठ्यक्रम पूरा कर ले रहे हैं, पूरा करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ठीक है। कई विषयों का नहीं, केवल एक विषय में, कई विषय भी हो तो उनके सभी प्रश्नों को एक में समाहित करके एक ही बार में प्रश्न को क्या करना है, प्रश्न पूछना है। तो ये देखिए हमारा सही लग रहा है। लेकिन तीसरा देख लें, छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। देखिए इसमें तो सभी आ गया, ठीक है, सभी आ गया, तो ये देखिए हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, बालक प्राथमिक स्तर पे बालक जो होता है ज्ञान की समझ, ठीक है, समझ व्याख्या अनुप्रयोग और विश्लेषण, विश्लेषण में होता है बांटना, अनुप्रयोग में होता है उस कार्य को करते रहना। तो ये बालक नहीं कर सकता प्राथमिक स्तर पे, तो ये हमारा गलत है। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा, यहाँ पे चौथा के छात्रों की याद करने की क्षमता का, देखिए याद करने की क्षमता का व्यापक आकलन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। छात्रों के शैक्षिक, शैक्षिक का मतलब ये है कि क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, उसका मूल्यांकन करना। बालक की कठिनाई क्या है, उसका उपचार किस प्रकार से किया जाए, इसके व्यापक के उपरांत किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरा नहीं होगा, तीसरा जो होता है ये उच्च कक्षाओं के बालकों के आकलन के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, और अपने जो कमेंट हैं वो करते जाइए, कमेंट सभी लोग करते जाइए, सभी लोग, और अपना स्कोर जरूर काउंट करिएगा, ठीक है, काउंट जरूर करिएगा कि कितने लोगों का कितना हो रहा है स्कोर। अब बात करेंगे यहाँ पे हम अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न क्या करा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है हमारा कि याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा करा है कि छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शैक्षिक शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। और यहाँ पे चौथा करा है कि बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायक करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 8वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा होगा। देखिए इसकी यहाँ पे बात क्या है कि कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात क्या है, देखिए ये याद रखने बल देने के लिए बदले में सिखाने की प्रक्रिया बल देना, बालक किस प्रकार से सीख रहा है उस पर बल देना, ये आवश्यक है, ये राइट आंसर है। दूसरा करा है कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, कि बालक किस प्रकार से सीख रहा है और क्या गतिविधि उसकी है, ये भी हमारा राइट आंसर है। और चौथा करा है कि बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशल, यानी भावात्मक मतलब उसकी भाव, बालक के क्या कहना चाहता है, मनोप्रेरक यानी वो किस प्रकार से सीखना चाहता है, बोधात्मक उसकी सीखने की शैली कैसी है, सहायता करना उसके अनुसार खेल विधि, यानी जो पाठ्य योजना है किस प्रकार से तैयार किया जाए कि बालक सीख सके। तो देखिए पहला भी सही, दूसरा भी सही और चौथा भी सही। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य नहीं है व्यापक सतत का, यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ। अध्यापन, यहाँ पे अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप नहीं बनाना चाहिए, इसके अनुसार क्या होता है, छात्र केंद्रित यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक की बात किया है, याद रखिएगा शिक्षक की बात किया है। जो पाठ्यक्रम होता है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो होती है छात्र के अपेक्षा अनुसार होती है, न कि यहाँ पे शिक्षक के। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यही नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 9वां प्रश्न ये करा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से संबंधित हो। क्या संबंधित होना चाहिए आकलन के दौरान। देखिए यहाँ पे पहला करा है कि देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पे बहुसांस्कृतिक की बात किया है, यानी अलग अलग छात्र हैं,
अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति और अलग अलग क्या है उनकी सीखने की शैली है, उनके जो है शारीरिक गुण हैं, और सभी बालक एक समान नहीं होते। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक, यानी कक्षा में बहुत प्रकार के छात्र हैं जिनकी सीखने की शक्ति जो होती है क्षीण भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, किस प्रकार के सम्मिलित हो कि सभी बालकों को एक साथ लेकर चला जा सके। तो पहला कराए अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता हो। दूसरा करा कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से जुड़ी हो। तीसरा करा कि अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। और चौथा करा कि आकलन उपकरण के मानवीकरण होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा 9वें का? देखिए 9वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे जल्दी से बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने आकलन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया है अपने आकलन की बात किया है। देखिए यहाँ पे अध्यापिका जो यहाँ पे बना रही है आकलन सुनिश्चित बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए, तो वो अपने लिए नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए छात्रों होना चाहिए, छात्र के आकलन के लिए होना चाहिए। विद्यार्थियों के आकलन उपकरणों की विश्वसनीयता तथा वैधता होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बात किया है शिक्षक से संबंधित कर दिया है। प्रश्नों को देखिए और उसे सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अपने का मतलब यहाँ है कि शिक्षक से संबंधित कर दिया है, तो ये हमारा गलत है और यही राइट आंसर भी होगा। हमारा राइट आंसर यही होगा, क्योंकि अपने विद्यार्थी, यहाँ पे देखिए अपने विद्यार्थियों की बात किया है और अब यहाँ पे अपने आकलन की बात किया है। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को शामिल कर लिया गया है और अधिगम न्यूनतम स्तरों के, यानी किस प्रकार से सिखाया जाए उसके अनुपालन के विद्यार्थियों की प्रधान अपेक्षाओं को पूरा करे, ऐसा होना चाहिए। और आकलन उपकरणों को मानवीकृत होनी चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारा जो 9वें का राइट आंसर होगा पहला होगा। यहाँ पे देखिए शिक्षक न होकर यहाँ पे छात्र होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर पहला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है हमारा कि एक उच्च प्राथमिक स्तर, देखिए यहाँ पे बात किया है उच्च प्राथमिक स्तर की बात किया है, संरचनाओं कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो यहाँ पे पहला करा है कि एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि जिस प्रकार से यहाँ पे विद्यार्थियों की यहाँ पे उपलब्धि तथा कक्षाओं में प्रतिष्ठा को अंक के साथ संबंध किया जा सके। देखिए अंक के साथ यहाँ पे बात किया है, अंकों के साथ करना चाहिए, यानी बांटना की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा गलत है, अंकों के साथ नहीं होना चाहिए, उनकी अधिगम प्रक्रिया के संबंधों के अनुसार होना चाहिए, उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पे अंकों के अनुसार नहीं कि कौन सा बालक कितना अंक पाया है, कितना पढ़ने में सही है, इसके आधार पर नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों को शामिल करते हुए चलना चाहिए। तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा शिक्षण अधिगम के आकलन की भूमिका नकारना। यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा कि शिक्षण, यहाँ पे देखिए शिक्षण अधिगम की आकलन की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, उसकी भूमिका को उपयोगिता में लाया जा सकता है, स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। और तीसरा करा है विद्यार्थी अपने आकलन में के एकमात्र में निर्धारित होंगे। देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। ठीक है, और यहाँ पे चौथा करा है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए। देखिए अब हमारा देखिए राइट आंसर, देखिए पहला भी गलत दूसरा भी गलत बचा है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कौन बचा है, तीसरा और चौथा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि अध्यापक आपका आकलन करता है, लेकिन आप विद्यार्थी जो होता है अध्यापक का आकलन करता है नहीं करता है। तो ये देखिए राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, अध्यापक के साथ नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी क्या होता है, जो अध्यापक है उसको शिक्षार्थी का आकलन करना चाहिए, न कि यहाँ पे विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन की योजना बनाए कि अपना आकलन स्वयं विद्यार्थी बना सकता है अध्यापक के द्वारा, नहीं। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र क्या होते हैं निर्धारित, यानी अपने आकलन, यानी उनकी योग्यता क्या है, जब आकलन पूरा किया जाता है तो उनकी अंक जो दिया जाता है, उनको ग्रेड जो दिया जाता है, उनकी स्तर जो दिया जाता है, वो स्वयं जिम्मेदार होते हैं कि उन्हें कितने प्रकार से अच्छे से सीखा है, उसके आधार पे आकलन किया जाता है यहाँ पे अध्यापक के द्वारा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चौथा हमारा गलत होगा। देखिए यहाँ पे पहला जो किया है, यहाँ पे अंक बांटने की बात किया है, और यहाँ पे बात किया है विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन कर रहे हैं। देखिए आकलन जो होता है, क्या आप परीक्षा देने के बाद क्या करते हैं, अपने ही कापियों को मूल्यांकन करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये गलत है। तो बचा हमारा तीसरा, तो तीसरा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देखिए 11वां प्रश्न ये करा है हमारा कि सीखने के लिए आकलन। देखिए सीखने के लिए आकलन क्या होता है। यहाँ पे पहला करा है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, और दूसरा करा है कि अलग करने और रंग देने के प्रयोजन के लिए
किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा करा है ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। चौथा करा है विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए अगर जिन लोगों ने शेयर नहीं किया, और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक जरूर करें, लाइक करें। अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या होता है। देखिए पहला, ये तो बहुत ही आसान है, तो पहला हमारा होगा नहीं। यहाँ पे अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के दौरान अभिप्रेरणा आपको दूसरे के द्वारा अभिप्रेरणा आपको दी जाती है, न कि सीखने के लिए होती है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अलग करने यानी यहाँ पे देखिए बांटने की बात कर रहा है, तो ये गलत है। ग्रेड्स, यहाँ पे देखिए ABCD की बात कर रहा है, ABCD में यहाँ पे ग्रेड दिया जाता है या फिर अंकों में दिया जाता है, तो ये गलत है। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 12वें प्रश्न पे देख लेते हैं 12वां प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए 12 का ऑप्शन ये करा है कि विद्यालय आधारित आकलन। देखिए विद्यालय आधारित बात क्या, याद रखिएगा, विद्यालय में जो आपका आकलन किया जाता है उससे संबंधित बात कर रहा है, न कि आपके विद्यालय के बाहर के आकलन की बात नहीं कर रहा है, विद्यालय की बात कर रहा है। विद्यालय आधारित आकलन यानी विद्यालय आपका आकलन किस प्रकार से करता है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। ठीक है, जो विद्यालय आधारित आकलन होता है ये आपकी क्या होती है, परीक्षा तकनीकी आधारित होती है। और दूसरा करा है कि क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना। और यहाँ पे देखिए तीसरा का रचनात्मक प्रतिपुष्ट उपलब्ध कराते हुए यहाँ पे सीखने में संवर्धन का मतलब ये है कि बालक कम से कम सीखा है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सीखा है, उससे यहाँ पे संबंधित है। और यहाँ पे चौथा करा है परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता है। देखिए विद्यालय आधारित आकलन में जो होता है क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, आपका हफ्ते में एक बार होता है, 2 हफ्ते में होता है, या फिर 15 दिन पे एक बार होता है, या फिर महीने में एक बार होता है। ये आकलन विद्यालय आधारित होता है, न कि बोर्ड आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है। यानी बढ़ावा देता ये है कि उनकी कठिनाइयों को पहले ही जान लिया जाता है। विद्यालय आधारित आकलन में आपका जो टेस्ट लिया जाता है उसमें पहले ही जान लिया जाता है कि बालक की क्या कठिनाई है और इससे किस प्रकार से दूर किया जाए परीक्षा आने से पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। देखिए रचनात्मक तो सही है, पुष्टि उपलब्ध कराते हैं, मतलब ये है कि उन्हें सीखने के लिए क्या किया जाता है, रचनात्मक नए नए कार्यों को करने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन बात क्या है आकलन की, तो आकलन में रचनात्मक नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अगर होता तो यहाँ पे रचनात्मक होता, लेकिन यहाँ पे आकलन बालक की कठिनाई जानने के लिए बात किया है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा चौथे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का ऑप्शन ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र से प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला करा है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, दूसरा करा है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, और तीसरा करा है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट, देखिए ग्राफ या चार्ट का निर्माण करना, और चौथा करा है कि एक यहाँ पे करा है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए 13 का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। क्या होता है यहाँ पे देखिए पुनर्संग यहाँ पे करा है पुनर्संशोधित वर्गीकरण, यानी क्या होता है मूल्यांकन जब आप बालक का करते हैं तो उनमें कमियां होती हैं, कुछ उन कमियों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। ठीक है, तो प्रदत्त आंकड़ों का प्रासंगिक यानी कौन से बालक किस स्तर तक है उसको क्या किया जाता है, उसकी कठिनाई को जानकर उसे दूर किया जा सकता है। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। दूसरा वस्तुओं के श्रेणीक्रम, देखिए यहाँ पे बालक की बात हो रहा है तो वस्तुएं नहीं होगा, तो ये गलत होगा। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ और चार्ट नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, और एक समान की तार्किक एक समान नहीं हो सकती है तार्किक। ठीक है, बालक जो होता है कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो ब्लूम के अनुसार क्या होगा, राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा। चौथे में बात क्या है, एक समान नहीं होता, बालक जो होता है बहुसंस्कृत होती है, बहु कक्षा में बहुत प्रकार के बालक होते हैं, तो उनके अनुसार चलना चाहिए, एक समान विधियों को नहीं, तो ये गलत है। और देखिए यहाँ पे वस्तुओं की बात किया है, जबकि आकलन किसका किया जाता है, मूल्यांकन किसका किया जाता है, बालकों की कठिनाई को जानने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 14 प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न तार्किक है, याद रखिएगा तार्किक प्रश्न है।
तार्किक प्रश्न है, तो इसे एकदम अच्छे से आप लोग सोच के समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके तर्क के आधार पे होगा। यहाँ पे देखिए बात करा, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उनके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला ये करा है कि उसे उसे उस पर हमेशा नज़र रखेंगे कि वो क्या करे, खिलौनों को बार बार न तोड़े। और दूसरा करा है कि उनकी जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा संचालित करेंगे। और यहाँ पे मतलब ये है कि अगर वो तोड़ रहा है तो वो किस लिए तोड़ रहा है, ठीक है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसके स्तर को जानकर प्रोत्साहित करेंगे और उसे वो सही दिशा निर्देश देंगे कि अगर फिर से इसे ऐसे जोड़ा जा सकता है। और ये देखिए इसका अलग अलग पार्ट क्या है, अलग अलग पार्ट क्या क्या है उसे बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि उसे समझाएंगे खिलौनों को तोड़ा नहीं जाता। और चौथा करा है इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए आसान है, इसका तर्क थोड़ा सा तर्क लगाएंगे तो राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि बालक जब होता है, छोटा होता है बालक, तो वो क्या करता है, जो खिलौना होता है उसे तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है, उसे तोड़ देता है, ठीक है, खिलौनों को हाथ पैर उसके जो होते हैं उसे तोड़ देता है, अलग कर देता है और सोचता है कि ये कैसे होता है, ठीक है, और ये क्या क्या है। तो उसकी जिज्ञासा जो है आपको शांत करना है, एक शिक्षक के तौर पे या गार्जियन के तौर पे आपको शांत करना है और उसे बताना है कि देखिए इसका ये पार्ट है, इससे का ये कार्य, इसका पैर जो है चलने के लिए होता है, हाथ जो है खाने के लिए होता है, और इसी सभी को बताएंगे और उसे सही दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। इसके बाद प्रश्न अभी हैं, जाइएगा मत, प्रश्न है अभी। देखिए यहाँ पे बात करा, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि जो बालक हैं स्वयं में विशिष्ट है, यानी हर बालक अलग अलग अपने अपने अलग, जैसे क्या होता है, कोई बालक जो होता है अंग्रेजी में पढ़ने में सही होता है, कोई बालक होता है हिंदी में पढ़ने में सही होता है, कोई बालक संस्कृत पढ़ने में सही होता है, कुछ बालक होते हैं सभी विषयों में विशिष्ट होते हैं। तो हर बालक क्या होता है, उसका स्तर अलग अलग होता है और हर बालक अपने में विशिष्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है कि विद्यार्थियों में न तो कोई समानता विशेषता होती है और न ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। और दूसरा करा है सभी शिक्षार्थियों के एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। और तीसरा करा है कि एक विषय रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। और चौथा करा है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो राइट आंसर 15 का क्या होगा, जल्दी से बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए 15 का राइट आंसर जाएगा हमारा पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला करा है हमारा, देखिए पहले को अगर देखा जाए तो पहला ये करा है शिक्षार्थी न तो कोई समान होता है, विशेषताएं होती हैं, और न ही उनके लक्ष्य एक एक होते हैं, समान होते हैं। देखिए लक्ष्य समान नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा है, ये ऑप्शन में देखिए शिक्षार्थी न तो यहाँ पे करा है कोई समान विशेषताएं होती है। देखिए हर बालक में समान विशेषताएं नहीं होती, लेकिन एक विशिष्ट विशेषता जरूर होती है, वो अपने में एक महत्व रखता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। दूसरा करा है सभी भी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं। सही है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है, लेकिन पाठचर्या वही होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बालक जो होता है विद्यालय में क्या करता है, अलग 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 विद्यार्थी होते हैं और उन्हें अलग अलग पाठ्यक्रमों का निर्धारण करके सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। और तीसरा करा है एक विषय रूपी कक्षा में। देखिए विषय रूपी कैसी भी हो, लेकिन आपके पढ़ाने की शैली किस प्रकार है कि आप सभी बालकों को एक समान लेके चल सकते हैं। तो ये भी गलत है और राइट आंसर चौथा हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। ये प्रश्न हमने बनाया, खुद से बनाया है और इस प्रश्नों को आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतभेद की बात थोड़ा है, इस प्रश्नों को हमने आज बनाया है, ठीक है, खुद से बनाया है इस प्रश्नों को। तो आशा करिए खड़े उतरिएगा इस प्रश्नों को आप लोग सही करने का, क्योंकि ये प्रश्न हमने पहली बार इस प्रश्न को रखा है और खुद से बनाया है इस प्रश्न को, तो इसे आप गलत मत करिएगा, खरा उतरिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों को सही से पढ़ाया है। तो इसे बताइएगा कि राइट आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को हमने खुद विशेषली आप लोगों के लिए बनाया है। तो 16 का ये करा है, स्त्रियों का हस्त लेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तार्किक योग्यताओं में अधिक योग्य होते हैं। ये कथन किसको दर्शाता है? देखिए पहला ये करा है पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः है, सत्य है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तीसरा करा है कि प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, चौथा करा है बौद्धिक योग्यताओं के संदर्भ में सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए इस प्रश्न को आप लोग को सही करना है, क्योंकि ये प्रश्न हमने खुद से बनाया है और आप ही लोगों के लिए बनाया, क्योंकि आज तक आप लोगों ने लगभग 150 आप लोगों ने यहाँ पे क्लास कर लिया है, ठीक है। तो इन प्रश्नों से उन्हीं में से समाहित किया गया है प्रश्नों को। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा सही है, दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तीसरा प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है,
चौथा करा है बौद्धिक योग्यताओं के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे बात किया है जो स्त्री होती हैं केवल की स्त्रियों के लिए केवल बात किया है कि स्त्रियों के हस्तलेख जो होते हैं यानी लिखने की जो उनकी राइटिंग होती है स्त्रियों की, लड़कियों की, वो पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। जबकि पुरुष जो होते हैं वो लड़कियों से अच्छे तुलना में गणित सीख सकते हैं। ये किसको दर्शाता है? पूर्णतः सही है? नहीं सही है। ठीक है, ये देखिए गलत है। और यहाँ पे दूसरा लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। देखिए यही हमारा राइट आंसर है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि कुछ बालक और कुछ स्त्रियां जो होती हैं उनके क्या होती हैं, जो हस्त राइटिंग होती हैं, जो हस्तलिखित होती हैं, वो सुंदर होता है। लेकिन क्या सभी के गलत होते हैं? नहीं, सभी का सही होता है, अपने में विशिष्ट होते हैं सभी लोग। तो ये दर्शाता किसको है? लैंगिक पूर्वाग्रह को। ये देखिए प्रगतिशील चिंतन को कैसे ये यहाँ पे दर्शाता है? नहीं दर्शाता है, क्योंकि प्रगतिशील चिंतन में आप किसी को बांटने की बात नहीं करेंगे। तो राइट आंसर जो गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ गया था। देखिए आप लोग बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो देखने के बाद क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ठीक है, शेयर कर दीजिए। और मेला की जो मैराथन क्लास चलाई जाएगी वो तैयार हो गई है और आप लोगों को जल्दी ही चला दिया जाएगा। वो भी मेला की जो आप लोगों को पता है कि मेला से कम, ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए हैं। और बता दें कि मेला से कम आप लोगों को टेट, कोई भी टेट हो जाए उसमें क्या होता है, 3 से 4 नंबर आप लोगों को श्योर मिलेंगे। ठीक है, तो मेला की मैराथन क्लास तैयार हो गए हैं और आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से उसे बताया जाएगा, क्योंकि उसमें फिगर के साथ बताया जाएगा कि कहाँ पे कौन सा मेला लगता है और उसकी उपयोगिता क्या है और कब लगता है, सभी को बता दिया जाएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज के प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बता दीजिएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों ने कितने किए। ठीक है, अपना काउंट स्कोर जो है बता दीजिएगा, 13+ आप लोगों ने किया है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।